वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 59 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, और उसमें भी टॉपिक है विधान परिषद और विधानसभा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कितने स्टेटमेंट हैं? 2 हैं, और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला है ये वाला। नहीं होगा तो डी लगा देना इसका आंसर। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कंपैरिजन करके बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करने की शक्ति राज्य की विधानसभा में निहित होती है। सोचिए 3-4 सेकंड, उत्तर बताइए। मतलब अपना सोच के रखना, फिर आंसर बताया जाएगा तो करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ। देखिए, दोनों के दोनों ये ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, जिस तरह से संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, उसी तरह जो है राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं वो? विधानसभा, राज्यपाल अगर होगा तो विधान परिषद उस स्टेट में है, तो राज्यपाल भी उसी तरह से अंग है जिस तरह सेंट्रल में राष्ट्रपति संसद का अंग है। ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो उसका सृजन या उत्साधन करने की शक्ति उस राज्य की विधानसभा के पास नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब संसद के पास है। तो गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। राज्य का विधानमंडल जो है विधानसभा विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि जो संसद है केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग हुआ ना, इसलिए गलत है, वहाँ लिखा नहीं होता है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में उसका सृजन, या जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में उसका उत्साधन करने की शक्ति संसद में निहित है, न कि राज्य की विधानसभा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 170 में, किसमें? 170 में किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संबंध में उपबंध है। संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद थी, संसद ने जो है उसको हटा दिया, उसका उत्साधन कर दिया। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन हो गया, 368 में हो गया। ये बात गलत है। किसी राज्य की यदि विधान परिषद थी उसका उत्साधन करना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं उनको एग्जैक्ट डेट के साथ, एग्जैक्ट अनुच्छेद के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक अनुच्छेद 169, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट है। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बहुत बार इससे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। स्टेट पीसीएस में तो सबसे ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि राज्य का स्टेट पीसीएस है और राज्य में ही होती है विधानसभा, अगर होगी तो विधान परिषद और उसी राज्य का राज्यपाल। तो 169 है यहाँ पर, 170 नहीं है, गलत है। और गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तो एक बार फिर से दूसरे प्रश्न के भी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, और उत्तर इसका हो जाएगा डी। तो दोनों के दोनों गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 में, 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संबंध में उपबंध है, याद रखिएगा हमेशा। संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करती है, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा।
पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम होगी। देखिए 21 वर्ष से कम नहीं होगी, 25 वर्ष से कम होगी। ठीक है। विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा का बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनोगे या राज्य की विधान परिषद का बनोगे तो न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनोगे न्यूनतम आयु कुछ नहीं, अधिकतम आयु बने रहने के लिए 65, हाई कोर्ट के लिए 62। ये सब आपको पता होना चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ना तो न्यूनतम आयु कितनी, 21। तो ये पंचायत वाला रख दिया इसने, जबकि रखना चाहिए था इसको विधानसभा वाला। प्रधानमंत्री बनोगे तो कितनी चाहिए न्यूनतम आयु, 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि लोकसभा से आप जाओगे तो 25 वर्ष में बन सकते हो प्रधानमंत्री। राज्यसभा से जाओगे तो 30 वर्ष होगी उसके लिए तो मिनिमम। ठीक है। तो न्यूनतम के हिसाब से 25 सही उत्तर है। यहाँ भी 25 होना चाहिए दूसरे वाले स्टेटमेंट में। पहला वाला भी गलत है, क्योंकि अधिकतम 500 और अन्यून जो है, अन्यून का मतलब है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे कि मिजोरम में तो 40 है, गोवा में भी 40 है, सिक्किम में और कम है 32। ठीक है। तो इनको हम जो है, इन दोनों स्टेटमेंट को एक बार फिर से गलत कर देते हैं। इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई भी सही नहीं है तो डी हो जाएगा ना, हल्की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, डी होगा यहाँ पे। तो उपरोक्त दोनों कथन सही नहीं है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा की संरचना के संबंध में उपबंध किया गया है कि 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन परंतु कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, तो 60 से तो कम हो गई ना, ये कह रहा है। सिक्किम में 32 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 173 में प्रावधान है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से आ गए। राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है, ध्यान से सुनिएगा, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और पुनर्नामांकन के लिए योग्य नहीं होते। राज्य विधान परिषद जैसे केंद्र में है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन तो हो नहीं सकता। और जिस तरह से उसकी कार्यविधि नहीं होती, उसके सदस्यों की कार्यविधि होती है 6 साल की, और प्रत्येक उसके भी 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उसी तरह इसका भी यही हाल है। राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष की नहीं होती, बल्कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है, और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और पुनर्नामांकन के योग्य होते हैं। ये नहीं लिख के गलत कर दिया। एक बार फिर से यहाँ पर डी ही उत्तर है। तो दोनों के दोनों गलत है। फिर से राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अब देखिए, राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और पुनर्नामांकन के योग्य होते हैं। गलत है दूसरा भी और पहला भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट आ गए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन सा सही है? देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते।
इसके निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर। और कौन लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होगा? दिल्ली और पुदुचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 के तहत उपबंध किया गया है कि 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सजा काट चुका व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। क्या ये बात सत्य है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उपबंध किया गया है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं और करेक्ट है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। पढ़ लीजिएगा उसको, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। और राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल करता है। राज्य विधान छूट गया है यहाँ, राज्य परिषद मतलब राज्य की विधान परिषद की बात हो रही है। देखिए, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री नहीं करते, राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वो जो है भारत के निर्वाचन आयोग से जो है सलाह मशवरा करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल करता है। तो ये गलत है, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष करता है, जिसको सभापति कहते हैं, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गलत है, दोनों के दोनों असत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 192 में उपबंध है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्यपाल का निर्णय जो है वो अंतिम होगा, किंतु निर्णय लेने से पूर्व जो है राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसी की राय के अनुसार जो है काम करेगा। संविधान के अनुच्छेद 191(2) में उपबंध है कि अनुच्छेद 191(1) के तहत प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष या सभापति करता है, ठीक है। किंतु उसका निर्णय अंतिम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। उसके निर्णय की न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। ऐसा कब से हुआ कि हो तो हो लोहानबाद 1992 वाला मामला, ठीक है। तो इसको देखिए, पॉलिटी थोड़ा बार बार पढ़ के याद करने का विषय है, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए इसमें 10 प्रश्न हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से आगे, पहला पढ़ते हैं, विधानमंडल में पूरा स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के वेतन व भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद का सभापति, राज्य की विधान परिषद का उपसभापति। तो भारत की संचित निधि को क्यों बीच में ला रहे हो ना, राज्य की भी तो संचित निधि है, उससे दे दो। गलत है स्टेटमेंट, दूसरा बोला। बिल्कुल पहला सही है। जैसे केंद्र में होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऐसे यहाँ पर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। इसलिए पहला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। सही बताना तो पहला सही है केवल। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति अगर उस राज्य में है तो
तो उसके जो वेतन भत्ते हैं वो संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। किसकी? राज्य की संचित निधि पर। और राज्य विधानमंडल में इस पर मतदान नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो इसके संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति को हटाना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 में। ठीक है। और विधान परिषद अगर उस राज्य में है तो उसके सभापति को हटाना है, तो वो अनुच्छेद 183 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 179 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने तथा अनुच्छेद 183 में राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाने संबंधी प्रावधान हैं। अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। विधानसभा विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक राज्यपाल उसे हटने के लिए नहीं कहता तब तक क्या? नए लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक। देखिए यहाँ विधानसभा की बात हो रही है, अब यहाँ लोकसभा स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये तो कुछ जमी नहीं ना बात, गलत है। सबसे पहले तो तीसरे को एलिमिनेट करिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के कुछ दिन बाद तक। अब कुछ दिन बाद तक का क्या औचित्य निकल रहा है यहाँ पर? विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, ये करेक्ट है एकदम सटीक। ये भी गलत है और डी भी गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 179C में यह प्रावधान है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। इसी तरह से सेंट्रल में चलता है। ठीक है। तो पॉलिटी में है क्या? देखिए, जो संसद है अधिकतर उसी तरह से स्टेट में होता है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। ऊपर फेरबदल करना है। कुछ स्टेट की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सीधा नियंत्रण उधर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, संसद के पास है, तो ये सब चीज़ भी याद रखिए, जैसे विधान परिषद के मामले में। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट भारतीय राज्य व्यवस्था के ये, और इसके अंदर हमने टॉपिक किया राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा वहाँ की, और विधान परिषद से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। तो कमेंट करके बताते रहिएगा, साथ साथ जिसके सही जा रहे हो तो तैयारी अच्छी है। ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 60 तक पहुँच सकते हो। 60वां टेस्ट है ये। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।